Assalamu alaikum student, this is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है MCQs का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5। तो आज के MCQs में हमारे पास जो MCQs है वो हमारे पास रिलेटेड है मैकेनिकल वेव्स, साउंड एंड हेयरिंग के बारे में। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। पहले MCQs है हमारे पास A disturbance that travels through space and time, usually accompanied by energy transfer, is called wave, sound, frequency or length. तो a disturbance that travels through space and time, usually accompanied by energy transfer, is called। तो ऐसे disturbance को हम क्या कहते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव। तो डिस्टर्बेंस जैसे हम सिंपल डिफिनीशन करते हैं कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। ये भी हमारे पास सेम डिफिनीशन है कि डिस्टर्बेंस ट्रेवल टू टाइम एंड स्पेस। तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम डिफिनीशन है कि एनर्जी को ट्रांसफर करें। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन ए है वेव, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास अ वेव that consists of oscillation occurring perpendicular to the direction of energy transfer is called। तो ऐसी वेव जिसमें हमारे पास जो oscillation हो वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव, स्टेशनरी वेव्स और शॉक वेव। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स वेव। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास wave that have the same direction of vibration as their direction of travel are termed as longitudinal waves, transfer waves, standing waves और hair waves। तो ऐसी वेव जिसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन जो हो सेम हो, जो सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के, तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो दूसरी होती है पर ट्रांसफर, इसमें हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव की जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ वाटर वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टेशनरी वेव्स और शॉक वेव। अब जो वाटर है उसमें हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है एनर्जी ट्रांसफर की, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है वेव के मोशन के। तो वो हमारे पास किस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करती है, ट्रांसफर वेव की डिफिनीशन को। तो जो वाटर वेव्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफर वेव्स होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं साउंड वेव एज एन इंस्टेंट ऑफ ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हेयर वेव और स्टेशनरी वेव्स। जो हमारे पास साउंड वेव्स है उनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, ठीक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। सो साउंड वेव हमारे पास सेम डायरेक्शन होती है ऑसिलेशन की, और वेव की जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की है वो हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये फिर हमारे पास करेक्ट बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर वेव, साउंड वेव, शॉक वेव, हेयर वेव और रेडियो वेव। अब जो ट्रांसफर वेव्स है उसमें हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास जो रेडियो वेव्स है उसमें हमारे पास फिर इस डिफिनीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं, रेडियो वेव्स। साउंड वेव्स जो है हमारे पास हमने पहले पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो दूसरे हमारे पास रेडियो वेव्स जो है वो फिर हमारे पास ट्रांसफर वेव्स बनती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, a wave that remains in a constant position is called stationary or standing wave, transfer wave, shock wave और longitudinal waves। तो ऐसी वेव जो हमारे पास एक ही पोजीशन पे सेम कांस्टेंट पोजीशन पे हो, एक ही पोजीशन पे रहे, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8, on average there is no energy transfer in sound waves, water waves, standing waves और mechanical wave। तो ऑन एवरेज जो है हमारे पास जो ट्रांसफर, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स में नहीं होती। देखो साउंड वेव जो है या वाटर वेव्स या मैकेनिकल वेव्स जो हैं इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये हमारे पास मूव करती है। स्टैंडिंग वेव्स जो होती है ये हमारे पास एक फिक्स पोजीशन इनकी होती है, कांस्टेंट पोजीशन होती है।
तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एनर्जी फॉर्म अपने फॉर्म को चेंज करती है, मगर एनर्जी ऑन एवरेज एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स है ऑप्शन सी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और पीरियड। अब वेव हम अगर एक वेव लें तो इसमें हमारे पास जो क्रस्ट टू क्रस्ट है, ये इसको हम ऊपर वाले जो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये वाली लाइन, ये वाली इस लाइन से ऊपर जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, और इससे ऊपर जो होते हैं हमारे पास उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो बिलो नॉर्मल मैक्सिमम लेंथ होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्रस्ट हो गया जो अबाव पार्ट है नॉर्मल से, और ये जो बिलो वाला है इसको हम ट्रफ कहते हैं। और ये हमारे पास जो लाइन है बिग रेड लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली लाइन, इसको हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। तो दो क्रस्ट के या दो ट्रफ के जो दरमियान डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा होता है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में पास होती है। एम्पलीट्यूड हम जानते हैं जो नॉर्मल से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे पास ए हो गया। और पीरियड हमारे पास टाइम पीरियड है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है कि क्रस्ट टू क्रस्ट वेव को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द मीडियम टू द क्रस्ट टॉप इज कॉल्ड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जो मीडियम की अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये हमारे पास जो नॉर्मल पोजीशन है, ये वाली हमारे पास नॉर्मल पोजीशन है, ये लाइन जो यहाँ तक है। अब इससे हमारे पास जो मैक्सिमम, ये ऊपर वाले हमारे पास इस हिस्सों को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे हमारे पास होता है ये वाला हमारे पास ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो जो हमारे पास अपर पार्ट या लोअर पार्ट, इसमें हमारे पास जो नॉर्मल से अबाव होता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, और अगर ये हमारे पास ट्रफ में आ रहा है यानी बिलो नॉर्मल तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो इस पॉइंट को जो नॉर्मल अनडिस्टर्ब नॉर्मल से हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास फिर क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास फिर क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनता है कि इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन हमारे पास बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वेव गोज from one place to another they transport wavelength, period, energy और amplitude। हम वेव की डिफिनीशन से जानते हैं कि हमारे पास जब भी एक वेव दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो हमारे पास किस चीज़ को ट्रांसफर करती है, एनर्जी को। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, बाकी हमारे पास ये चीज़ें अपनी जगह पे होती है। तो ऑप्शन हमारे पास सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 12, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डैश ऑफ द वेव, वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है वेव की, वो हमारे पास किस चीज़ की प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के, वो हमारे पास होती है एम्पलीट्यूड की। हमें फॉर्मूले से पता चलता है। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड कि वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 13, अ मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू सम मटेरियल और सब्सटेंस कॉल्ड द डैश ऑफ द वेव, period, medium, amplitude or frequency. So the mechanical wave is a disturbance that travels through some material or substance is called the medium for the wave. तो ऑप्शन जो हमारे पास है बी, जिस मटेरियल के थ्रू हमारे पास डिस्टर्बेंस वेव, मैकेनिकल वेव की या मटेरियल सब्सटेंस के थ्रू ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 14 है, the average amount of energy transported by a wave per unit area per unit time is termed as wave speed, wave intensity, wavelength or wave amplitude। तो हमारे पास जो एनर्जी, ये हमारे पास डिफिनीशन से हमें पता चल रहा है द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमारे पास जो है ये हम किस चीज़ की डिफिनेशन में पढ़ते हैं, इंटेंसिटी की डिफिनेशन में। तो ये हमारे पास यहाँ से इंटेंसिटी, और अब वेव की बात हो रही है तो हमारे पास ये पर क्या है, वेव इंटेंसिटी। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास द फेस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स विद द वेव एट कांस्टेंट फेस। इट इज आल्सो कॉल्ड फेस स्पीड, फेस वेव स्पीड, वेव सेलेरिटी और ऑल ऑफ अबव। सो द फेस वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट फेस के साथ मूव करती है, तो इस फेस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेस स्पीड भी हम कहते हैं, वेव स्पीड भी कहते हैं, वेव सेलेरिटी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट पर बनता है, क्योंकि हम फेस स्पीड भी कहते हैं, वेलोसिटी, वेव स्पीड भी या वेव सेलेरिटी, ये तीनों हम यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द एडिशन ऑफ टू और मोर वेव इज टर्म्ड एज इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड, पीरियड और वेलोसिटी। ये तीनों हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। एम्पलीट्यूड ये एक ही वेव की चीज होती है। जो इंटरफेरेंस है हमारे पास वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा जब वेव को ऐड करते हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। दो वेव्स में अगर हमारे पास क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ जाए तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर हमारे पास जो अपोजिट चीज होगी यानी क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रस्ट क्रफ के ऊपर आ जाए तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 17, द ह्यूमन एयर इज सेंसिटिव टू द वेव्स and the frequency range, also called the audible range, from about 20 hertz to 200 hertz to 2000 hertz, 20,000 hertz या 2 लाख hertz। तो हमारे पास जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है ह्यूमन बीइंग के लिए वो हमारे पास क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट बनता है वो हमारे पास है ऑप्शन सी बनता है हमारे पास 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये करेक्ट बनता है। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के जो रेंज है वो हमारे पास 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, या किलो हमारे पास 1000 होता है, या 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 18, द परसीव्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस, टिम्बर, पिच और नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है इसको हम क्या कहते हैं, पिच। तो हमारे पास क्या है पिच की डिफिनीशन, हम इसके थ्रू करेक्टरिस्टिक ऑफ ऐसा साउंड की करेक्टरिस्टिक है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल और ग्रेव साउंड। तो हमारे पास जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास परसीव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, पिच है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 19, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बोथ एंड बी आर नीदर ए और बी। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है। लाउडनेस इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस और एरिया पे भी डिपेंड करता है, या हमारे पास जो डेंसिटी वगैरह होती है, लुमिनोसिटी वगैरह, नमी वगैरह अगर हो हवा वगैरह में, तो इसमें भी ये डिपेंड करता है ये हमारे पास, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है हमारे पास लाउडनेस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी सी है बोथ ए एंड बी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 20, विच टेक्निक यूजेस अंडर वाटर साउंड प्रोपोगेशन टू डिटेक्ट एंड लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, सोनार, रेडार, लेडार और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो अंडर वाटर जो प्रोपगेशन डिटेक्शन लोकेशन के लिए जो यूज होता है वो हमारे पास क्या होता है, सोनार। ऑप्शन ए है हमारे पास। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, रेडार। रेडार हमारे पास जो एरोप्लेन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है डिटेक्शन के लिए। लेडार हमारे पास लेज़र वगैरह की जो बीम होती है उस चीज़ की होती है ये। तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास है ए करेक्ट ऑप्शन है, सोनार। नेक्स्ट हमारे पास है 21, सोनोग्राफी इज एन अल्ट्रासाउंड बेस्ड imaging technique used for diagnosis. It's use sound waves of less than 20 kilohertz, 20
greater than 20 hertz, none of these. तो जो सोनोग्राफी है या अल्ट्रासाउंड जो होता है हमारे पास, जो इमेजिंग सिस्टम टेक्निक है अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, तो वो हमारे पास ऑडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंज से अबाव की जो वेव्स होती हैं उसको यूज़ करता है, और वो हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो हमारे पास करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री इज 344 मीटर पर सेकेंड, 1402 मीटर पर सेकेंड, 1482 मीटर और 1543 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे पास 20 डिग्री एयर में वो हमारे पास 344 मीटर पर सेकेंड है। जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी हमारे पास फिर चेंज हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है 344 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 23, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विच डिवाइस वॉज यूज बाई सबमरीन टू डिटेक्ट टारगेट्स वाइल सबमर्ज। कि हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर वन में है कौन सा डिवाइस सबमरीन जो होते हैं अबदोज़ी जो होती थी वो कौन सा अंडर वाटर जो टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करती थी, सोनार, माइक्रोफोन, हाइड्रोफोन और रेडार। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सी वर्ल्ड वॉर वन में हमारे पास कौन सा डिवाइस यूज होता था डिटेक्शन के लिए, अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए, वो हमारे पास था ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है हमारे पास 24, हेयरिंग डैमेज इज पॉसिबल एट साउंड प्रेशर ऑफ 0 डेसिबल, 50 डेसिबल, 130 डेसिबल और 196 डेसिबल। तो जो हेयरिंग डैमेज पॉसिबल होती है वो हमारे पास साउंड प्रेशर 130 डेसिबल से स्टार्ट होती है। तो 130 डेसिबल है, इतनी हमारे पास जो अगर साउंड हो इतनी लाउडेंस की तो हमारे पास वो क्या है इंटेंसिटी की, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है अनबियरेबल हो जाती है, हेयरिंग सिस्टम को हमारे पास डैमेज कर सकती है। तो 130 डीबी या डेसिबल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर प्लेइंग साउंड रिकॉर्डिंग्स द अदर नेम ऑफ ग्रामोफोन। फोनोफोन है, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है। तो जो डिवाइस साउंड रिकॉर्डिंग प्लेइंग साउंड रिकॉर्डर के लिए यूज होती है वो हमारे पास ऑप्शन ए है ग्रामोफोन, सॉरी फोनोफोन। तो ऑप्शन हमारे पास ए जो है ये करेक्ट है, फोनोफोन, फोनोग्राम सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास 26, फॉर पोलराइजेशन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, साउंड वेव्स आर लैग्नीट्यूडल वेव्स सो दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड और पोलराइज्ड। देखो हमारे पास पहले हमें पोलराइजेशन की डिफिनीशन बताई गई कि पोलराइजेशन के लिए हमारे पास जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन हो वो परपेंडिकुलर हो ट्रेवल के डायरेक्शन के। अब क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव्स है वो लैग्नीट्यूडल इन नेचर होती है, सो इसको हम फिर क्या नहीं कर सकते, लैग्नीट्यूडल है सो दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। क्योंकि पोलराइज्ड के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑसिलेशन की डायरेक्शन और ट्रेवल की डायरेक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को, मगर साउंड वेव्स क्योंकि हमारे पास लैग्नीट्यूडल्स है और इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की सेम होती है, ऑसिलेशन की और ट्रेवल की डायरेक्शन सेम होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल होती है। तो इसमें हमारे पास फिर क्या है, ये हमारे पास फिर पोलराइज नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 27, ट्रांसफर वेव्स ओनली प्रोपोगेट इन लिक्विड सॉलिड्स केस और ऑल ऑफ अबव। तो जो ट्रांसफर वेव्स होती है वो हमारे पास प्रोपोगेट्स करती है, मूव करती है सॉलिड्स में। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास 28, वेव मोशन इन एयर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, सिस्मेटिक वेव्स और पोलराइज्ड वेव। तो जो वेव मोशन इन एयर है वो हमारे पास क्या है, लैग्नीट्यूडल वेव्स को कंसिस्ट करती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑसिलेटिंग सिस्टम डैम्पिंग इज रिडक्शन एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और पीरियड। तो जो हमारे पास डैम्पिंग का फिनोमेना होता है उसमें जो रिडक्शन आती है वो हमारे पास फिर किस चीज में आती है, एम्पलीट्यूड में। हमारे पास क्या है कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है उसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना लग जाता है और
तो इसमें हमारे पास जो ये हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन, इस तरह हमारे पास क्या है, जो एम्पलीट्यूड है इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन है सी, ऑप्शन करेक्ट एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है एम्पलीट्यूड वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 30, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पिच और लाउडनेस। तो जो रेजोनेंस को हम डिफाइन भी करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में करते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 31, a sonometer or audiometer is a device based on the principle of resonance, beats, overtones और harmony। तो जो सोनोमीटर या ऑडियोमीटर होता है वो हमारे पास उसमें मेन चीज़ जो होती है फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंस के उस पर डिपेंड करता है, बेस करता है। तो जो ऑप्शन हमारे पास ए है कि रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 32, a sonometer is also called monochord because it often has one string, two strings, three strings और four string। देखो जैसे नाम से हमें पता चलता है मोनो, तो वन स्ट्रिंग कार्ड हमारे पास स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहा है। तो जो सोनोमीटर है इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्ड क्यों कहते हैं कि वन स्ट्रिंग इसमें यूज होती है। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है वन स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 33, एंड डैश इज इन फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ओवरटोन, बीट, एक्वेस्टिक्स और शॉकवेव। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से हायर, वो हमारे पास ओवरटोन की होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एंड ओवरटोन एज इन एनी फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 34, which field of science deals with the study of all mechanical waves including vibration, sounds, electronic, acoustics, robotics और statistic। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास रोबोटिक्स हो गई, स्टेटिस्टिक हो गई, ये हमारे पास सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह और इन चीज़ों के बारे में, डायोड एनोड के बारे में, रोबोटिक्स, रोबोट्स जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके बारे में, स्टेटिस्टिक्स जो हमारे पास फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जो ऑप्शन है जिसमें हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्वास्टिक्स कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 35, a dash is an interference between two sounds of slightly different frequency। ऑप्शन हमारे पास ए है शॉकवेव, बी है हमारे पास बीट, सोनिक बूम और नन ऑफ देम। तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बीट कहते हैं। सो ये हमारे पास बीट की डिफिनीशन से है कि बीट इज एन इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 36, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट रेजोनेंस प्लेस्ड इज वैक्यूम इन वैक्यूम इज 0, मैक्सिमम, मिनिमम और इनफाइनाइट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट रेजोनेंस प्लेस्ड इन वैक्यूम के लिए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है 37, बीट्स अकर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और नन ऑफ अबव। जो बीट की डिफिनीशन है उससे हमें पता चलता है कि जो बीट है वो इंटरफेरेंस है बिटवीन टू सेम हमारे पास साउंड की विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, जैसे हमने पिछले एक एमसीक्यूज में पढ़ा। तो बीट जो है वो हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से अकर करता है। तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 38, द फिक्स एंड्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और ओवरटोन्स, नोड्स, एंटीनोड्स एंड नन ऑफ अबव। तो जो फिक्स एंड्स होती है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की, अगर हम कोई स्ट्रिंग ले उसको हम फिक्स करें एक साइड पे, जो फिक्स एंड होती है उसको हम फिर क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास फिक्स एंड है रेड सर्कल वाला, इसको हम फिर क्या कहेंगे, नोट कहेंगे। एंटी नोड्स या नोट किसी भी वेव्स में होती है। अगर हमारे पास कोई वेव्स है तो हमारे पास जो पॉइंट्स हमारे पास उसकी फिक्स्ड होती है, जैसे ये पॉइंट्स है
ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गया। और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ मिल रहे हैं इसको हम फिर क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और जो ये पॉइंट्स होती हैं अप और डाउन, इसको हम फिर एंटी नोड्स कहते होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 39, हाउ मेनी एंटी नोड्स मस्ट बी देयर बिटवीन टू नोड्स, कि दो नोड्स के दरमियान हमारे पास कितने एंटी नोड्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है इसको हम नोट कहते हैं, ये पॉइंट इसको नोट कहते हैं, ये पॉइंट। तो ये दो नोड्स हो गए, इन दो नोड्स के दरमियान हमारे पास कितने एंटी नोड्स होने चाहिए। तो इन दो नोड्स के दरमियान हमारे पास एक ही नोड आता, एंटी नोड आता है। सिमिलरली ये दो नोड्स हैं तो इधर भी हमारे पास एक नोड आता है। तो दो नोड के दरमियान सिर्फ हमारे पास जहां भी देखें, यहाँ देखें या इन दो नोड्स के दरमियान देखो तो एक ही नोड आता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास फिर करेक्ट है, ऑप्शन ए के दो नोड्स के दरमियान हमारे पास सिर्फ एक ही एंटी नोड आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 40, द नोट ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बीट, ओवरटोन, फंडामेंटल नोट और नन ऑफ दिस। तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो नोट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल नोट। सो द नोट ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट। ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो 41 है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, 768 माइल्स पर आवर, 0 और 3136 माइल और 3315। तो जो हमारे पास साउंड वेव्स है वो हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है, वो हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है। और हमारे पास वैक्यूम है तो वैक्यूम में हमारे पास वो ट्रेवल नहीं कर सकेगी। तो जो वेलोसिटी होगी साउंड वेव्स की मीडियम में वो फिर हमारे पास क्या होगी, 0। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 42, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मार्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ, 8 मिनट, 10 सेकेंड, 0 सेकेंड और 1 डे। तो हमारे पास क्या है कि जो साउंड अगर बॉम्ब एक्सप्लोड करता है मार्स पे तो हमारे पास क्योंकि साउंड वेव जो है वो हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है और अर्थ और मैस के दरमियान हमारे पास स्पेस है, वैक्यूम है। तो हमारे पास क्या है कि वो उसमें फिर हमारे पास जो ऑप्शन उस लिहाज से बनता है वो हमारे पास फिर 0 सेकेंड है, यानी वो हमारे पास आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, वो ट्रेवल ही नहीं कर सकेगी मीडियम के बगैर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी करेक्ट है इसमें फिर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 43, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड्स ए एंड 2a ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज्ड आउट ऑफ फेस, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। टू वेव्स है हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है मगर जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास एक का ए है दूसरी का 2a है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन है दोनों का। और अगर वो सुपर इम्पोज करती है एक दूसरे के साथ मिलती है आउट ऑफ फेस, तो आउट ऑफ फेस मिल रही हैं तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगा। तो आउट ऑफ फेस के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक ए है एम्पलीट्यूड का, दूसरे का इसका 2a है। आउट ऑफ फेस के लिए हमारे पास फिर क्या फार्मूला है कि y2 माइनस y1, इसको हम अगर y2 कहें इसको y1 तो हमारे पास दोनों का हम फिर एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंट लेते हैं क्योंकि आउट ऑफ फेस है, एन फेस नहीं है। आउट ऑफ फेस के लिए हमारे पास बिगर एम्पलीट्यूड में से स्मॉलर माइनस हो जाता है, यानी 2a से हम a माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो इसमें हमारे पास फिर जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आएगा वो a आएगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास फिर ऑप्शन a है। तो हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी, टू एम्पलीट्यूड्स सेम डायरेक्शन में आउट ऑफ फेस करते हैं इम्पोज, तो रिजल्टेंट हमारे पास दोनों का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन हमारे पास फिर क्या है, एक करेक्ट है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 44, विच टाइप ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस रेजोनेंस, फ्री, डैम्प्ड, फोर्स्ड और नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है वही हमारे पास फिर क्या करती है, रेजोनेंस के फिनोमेना को प्रोड्यूस करती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है कि हमारे पास फोर्स्ड, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। जो फोर्स ऑसिलेशन होती है वही हमारे पास रेजोनेंस की फिनोमेना को प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 45, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1.16
1:16, what will be the ratio of their amplitudes? पहला ऑप्शन हमारे पास 1:1 है, 1:2, 1:4 और 1:16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है इसके लिए कि रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। तो हमारे पास रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स क्या है कि I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू A1, यानी एम्पलीट्यूड, ये इंटेंसिटी है I, और A हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। A1 एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर। हमें एम्पलीट्यूड गिवन है, इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे यानी अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 आ जाएगा, अंडर रूट I1 डिवाइड बाई अंडर रूट I2। तो अंडर रूट जब I इंटेंसिटी का लेंगे तो 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय हमारे पास 4 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फिर इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, यानी 1:4। तो जो हमारे पास ऑप्शन सी है, तो ये हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 1:4। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास What is the distance between a node and एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा क्या होगा। अब डिस्टेंस हमारे पास ये कंप्लीट वेव में हमारे पास अगर हम लेट एल सपोज लेंथ लें, तो इसकी यहाँ से लेकर इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3L/4, और ये हमारे पास L/4 आ जाएगा। यानी अगर ये पूरा हम लैम्डा होता है हमारे पास वेव लेंथ, तो ये हमारे पास हाफ जो होता है λ/2, और λ/2 का ये हाफ लेंगे, ये हमारे पास λ/2 आ जाएगा, और इसका λ/2 का तो ये λ/4। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस कहा गया है, यानी वो हमारे पास वेवलेंथ ही है, तो ये हमारे पास L/4 या λ/4। तो इस पार्ट की, इस जगह का हमारे पास जो ये जगह है, इसका हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, यहाँ वाला, ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, L/4, या लेमडा कहेंगे इधर तो λ/4 आ जाएगा ये हमारे पास। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास फिर क्या बनता है, ऑप्शन सी। तो सी हमारे पास इसका ऑप्शन बनता है λ/4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास है 47, द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल वाइब्रेटिंग बिटवीन टू नोड्स कंसेक्यूटिव नोड इज 0, λ/2 पाई और 2 पाई। तो देखो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि नोड हमारे पास क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं कि जो नोड है वो हमारे पास फिक्स पॉइंट है। सो द रीजन बिटवीन द नोड्स ऑल गो टू द मीन पोजीशन टुगेदर एंड देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम टुगेदर, हेंस द फेज डिफरेंस इज 0। क्या है कि हमारे पास जो वेव्स होती है उसमें हमारे पास मीन पोजीशन पे जाते हैं। ये अगर हम एक वेव्स ले ऐसे, और यहां से हम ऐसे कर लें, तो यहां हमारे पास क्या होगा, जो नोड्स हैं ये हमारे पास, इसके जो नोड्स हैं वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोड है, और ये हमारे पास नोड है, ये N है, और ये हमारे पास नोड है ये वाली जगह। तो यहां भी ये हमारे पास क्या है, नोड। तो ये नोड जो है हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या आती है, मीन पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, अगर ये वेव हमारे पास अप डाउन ये वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन के बाद ये हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास ये वाइब्रेशन होती है ऐसे वेव की, और ये हमारे पास यहाँ जो है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, एंटी नोड होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एंटी नोड होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक ये हमारे पास मीन पोजीशन पे होता है। मगर हमारे पास जो नोड है यह एंटी नोड होता है। सो जो रीजन बिटवीन नोड्स ऑल गो टू द मीन पोजीशन, ये हमारे पास ये मीन पोजीशन में आ जाती हैं टुगेदर एंड टू देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर मीन पोजीशन पे आ जाती है। सो इसकी वजह से फिर हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा इनके दरमियान वो क्या होगा, 0 होगा। कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास फिर करेक्ट बनता है कि नोड के दरमियान फेज डिफरेंस 0 होता है। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास
द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या, 1:2:3 और 1:3:5, 3:2:1 और 2:4:6. तो stretch spring at nodes, it has nodes and both the ends of the string. Hence the formula and the image for the stretch string case n equal to 1, 2, 3 are applicable. So hence ratio 1, 2, 3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला इमेज में है फॉर लूप 1 l इक्वल टू 1, तो लैम्डा 1/2, l2 के लिए हमारे पास लैम्डा 2, l3 के लिए लैम्डा 3, 4, 5 अप टू n के लिए लैम्डा n/2 आ जाएगा. और इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो लैम्डा n होगा वो 2l और n आएगा और fn इक्वल टू nv और 2l आ जाएगा. तो ये सेंस हमारे पास v इक्वल टू f और म्यू अंडर रूट होता है. तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा fn आ जाएगा. तो हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो हमारे पास जो बोथ स्ट्रिंग के जो हमारे पास नोड्स जो होंगे वो हमारे पास बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग होंगे, नोड हमारे पास एंड पे होंगे. सो जो फार्मूला हमारे पास एमएच का एन स्ट्रिंग के लिए केस के लिए n1 2 3 के लिए है वो हमारे पास, तो इससे हमें पता चलता है कि n1 2 3 के लिए हमारे पास फिर जो फ्रीक्वेंसीज की रेशो आएगी स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए वो भी हमारे पास क्या होगी 1:2:3, जो कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एक करेक्ट है. यहाँ से हमारे पास सिंपल फार्मूले से हमारे पास पता चलता है कि रेशो हमारे पास क्या होगी फ्रीक्वेंसीज के 1:2:3 होगी. तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द चेंज इन पाथ व्हेन द साउंड वेव्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट. रिजिड स्पॉट से हमारे पास जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी तो हमारे पास इसका जो चेंज इन पाथ होगा वो कितना होगा. देखो जब भी हमारे पास साउंड वेव्स जो होती है रिफ्लेक्ट करती है रिजिड वॉल से, ये हमारे पास फिर फेस डिफरेंस फेस चेंज ऑफ पाई के थ्रू जाती है. यानी व्हेन साउंड वेव्स गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड वॉल देन इट गोज अ फेस चेंज ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव. इंसिडेंट वेव के रिस्पेक्ट से वो हमारे पास पाई के हमारे पास इसमें फेस डिफरेंस आ जाता है जब रिफ्लेक्ट होती है रिजिड स्पोर्ट से, क्योंकि वो फिर क्या होती है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है. सारी वेव्स रिजिड स्पोर्ट्स में एब्जॉर्ब तो नहीं होती, तो वो पाई यानी 90 डिग्री के से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. जैसे अगर ये रिजिड स्पॉट है इससे जब रिफ्लेक्ट होगी वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगी 90 के एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी साउंड वेव्स. तो हमारे पास जो फेस डिफरेंस होगा वो हमारे पास फिर क्या आएगा पाई आएगा. तो क्या हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पाई. नेक्स्ट हमारे पास है 50. व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ बॉडी एंड स्पीड ऑफ साउंड. तो हमारे पास ऑप्शन है एवोगैड्रोस नंबर, मैच नंबर, फेमबर्न नंबर और टेलीफोन नंबर. तो स्पीड ऑफ हमारे पास जो रेशियो यूज होती है हमारे पास कौन सा हमारे पास टर्म यूज होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड. तो वो हमारे पास है ऑप्शन जो यूज होता है वो हमारे पास ऑप्शन बी है मैच नंबर. तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी बनता है मैच नंबर. नेक्स्ट हमारे पास है 51. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम अंडर सिमिलर कंडीशन. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. तो स्पीड ऑफ साउंड इसके लिए हम सिमिलर कंडीशन में कौन सी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी. तो इसके लिए हम फार्मूले से मदद लेंगे. फार्मूला हमारे पास क्या है कि जो वी टी होता है स्पीड वेलोसिटी है, स्पीड है हमारे पास अंडर सेम कंडीशन टेम्परेचर के, वो हमारे पास क्या होता है वी टी इक्वल्स टू अंडर रूट गेमा आर गेमा एयर. ये हमारे पास आ गया गेमा एयर का, ये एयर का और आर टी डिवाइड बाय एम आ जाएगा. गेमा आर टी डिवाइड बाय एम आ जाएगा. होल डिवाइड में है ये डिवाइड बाय एम आ जाएगा. अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है. वी टी जो है हमारे पास वो एम के इनवर्स रिलेशन में है. तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एम आ रहा है तो यहां से हमारे पास m की जो वैल्यू है अगर वो हमारे पास क्या हो मिनिमम हो तो vt की वैल्यू मैक्सिमम होगी. सो जो m है वो हमारे पास किसके लिए मिनिमम है, हाइड्रोजन के लिए मिनिमम है. तो m की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा मिनिमम है. तो हमारे पास क्या होगी
मैक्सिमम पर स्पीड किसकी होगी, जिसके लिए एम मिनिमम है स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी। हाइड्रोजन के लिए मिनिमम है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास फिर हाइड्रोजन में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, एच यानी हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ये मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 52, ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन पिच, एम्पलीट्यूड, स्पीड और वेवलेंथ। तो जो हमारे पास साउंड है वो हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इसमें, और ये पिच हमारे पास एक खुद ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, स्पीड और वेवलेंथ पे नहीं करता, हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड पे करता है, लाउडनेस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 53, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड वेव्स इज 4:9, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। एम्पलीट्यूड्स का हमने रेशियो फाइंड करना है, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। पहले है कि एमसीक्यूज में हम यूज कर चुके हैं, A1 और A2 यानी एम्पलीट्यूड है, और A I1 और I2 अंडर रूट है, ये हमारे पास इंटेंसिटीज है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास I1 डिवाइड बाई I2, A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 4 ओवर ये हम अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इंटेंसिटीज का, यानी ये स्क्वायर हम हटाएंगे, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होगा। तो ये जब इंटेंसिटी से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फिर 4/9, तो यहाँ से हमारे पास A1 और A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 और A2 2/3 आ जाएगा। सो देयर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे पास, क्योंकि वो इंटेंसिटी का अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो जो होगी वो हमारे पास फिर 2/3 यानी 4 और 9 का अंडर रूट ले लेंगे। तो एम्पलीट्यूड्स की जो रेशियो 2/3, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 54, व्हाट इज द बेस्ट साउंड सोर्स टू प्रोड्यूस अ प्योर नोट। फ्लूट है, ट्यूनिंग फोक है, हारमोनियम है या ड्रम है। तो जो प्योर नोट की हमारे पास बेस्ट साउंड सोर्स है वो हमारे पास फिर क्या है, ट्यूनिंग फोर्क इसमें आता है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 55, इन ऑर्डर टू हेयर एन इको व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। 0.65 मीटर है, 1.65 मीटर है, 16.5 मीटर है, और हमारे पास 165 मीटर है। तो जो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए एक साउंड को इको रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यानी इको हेयर करने के लिए, तो वो हमारे पास 16.5 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, होने चाहिए 16.5 मीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 56, what will be the sound speed if the frequency is doubled, 0, half, double or unchanged। तो हमारे पास क्या है कि if the velocity of sound wave were frequency dependent, then the velocity coming from different instrument of orchestra will arrive to our ear different time and will not listen proper music। Speed of sound, ये हमारे पास है speed of sound वेव्स और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट होगी कि जो स्पीड ऑफ हमारे पास साउंड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो ये हमारे पास फिर ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास करेक्ट बनती है। क्या उसमें हमारे पास क्या है, अनचेंज होगी, उससे कोई फर्क नहीं होगा, स्पीड ऑफ साउंड से फ्रीक्वेंसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 57, व्हाट इज द शेप ऑफ पेयर ट्यून। तो पेयर ट्यून का हमारे पास कौन सा शेप होता है, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, शॉर्ट होता है और ट्रायंगुलर वेव। तो जो पेयर ट्यून है हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, साइन वेव की फॉर्म में होती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 58, which acoustical apparatus is used for the measurement of the speed of sound in gas or a solid rod। मेल्स एक्सपेरिमेंट है। ऑप्शन बी हमारे पास कॉन्स ट्यूब है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, रॉबर्ट मिल्किंसन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। तो हमारे पास जो उस यूज होता है हमारे पास apparatus मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और सॉलिड। तो ये तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है कॉन्स ट्यूब, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास
for which waves phenomena of beats take place. Longitudinal transfer, both longitudinal and transfer are none of above. तो बीट्स का जो फिनोमिना है वो हमारे पास क्या होता है, बोथ लैग्नीट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव के लिए अकर करता है. बीट्स की डिफिनेशन हमारे पास स्लाइटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब होता है तो हमारे पास बीट्स का फिनोमिना अकर करता है. तो बोथ हमारे पास लैग्नीट्यूडल ट्रांसफर के लिए होता है. तो ऑप्शन जो है हमारे पास सी करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट है हमारे पास 60. अ पेंडुलम वाइब्रेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड. विच रेट ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इट? ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक. तो अगर पेंडुलम हमारे पास वाइब्रेट करता है टाइम पीरियड 1 के लिहाज से, तो क्या है कि द लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स इज लेस देन 20 हर्ट्ज. द पेंडुलम वाइब्रेट एट दिस लो फ्रीक्वेंसी विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड. तो ये हमारे पास फिर क्या है, अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी जो कि हमारे पास लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, जो कि हमारे पास इंफ्रासोनिक रेडिएशन रीजन में आती है. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इंफ्रासोनिक, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है 61. विच कैरेक्टरिस्टिक्स successfully increase in musical scale? Quality, pitch, loudness और amplitude. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास पिच है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल इज अ सीरीज ऑफ नोट्स ऑफ साउंड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस पिचेस. It starts with the note with the lowest pitch and ends with the highest in the series. Every successful note has pitch higher than the previous one. जैसे एग्जांपल में गिवन है कि सा रे गा मा पा दा नी. तो इसमें हमारे पास क्या है कि लोएस्ट पिच सा है और हाईएस्ट सीरीज में नी है. तो ये हमारे पास फिर किस पर डिपेंड करता है, सीरीज ऑफ हाईएस्ट और लोएस्ट पिच. तो ये हमारे पास फिर ऑप्शन जो बी है पिच, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 62 है. इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस आर, देन A directly A proportional to R square, A inversely proportional to R, directly proportional to R, directly proportional to R square. तो अगर एम्पलीट्यूड A है हमारे पास साउंड वेव का और डिस्टेंस R ट्रेवल करती, तो हमारे पास क्या होगा इसके लिए, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है डिक्रीज एज 1/r एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स. कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या करता है, इनवर्स रिलेशन में होता है डिस्टेंस के साथ. कि हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा सोर्स का तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कम होगा. सो द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स दस डिक्रीज एज 1/r स्क्वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स. तो हमारे पास क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास फिर क्या है, वो हमारे पास 1/r है, यानी इनवर्स रिलेशन में. और इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास r स्क्वायर है. तो इसमें क्योंकि हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड है, तो वो हमारे पास ऑप्शन बी बनता है कि a इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर. तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, a इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r. नेक्स्ट हमारे पास 63 है. What will be the frequency if an empty vessel is filled with water? तो empty vessel को अगर हम वाटर से फिल करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी. ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज है, डिक्रीज है या रिमेन अनचेंज है या नन ऑफ अबव है. तो जो एम्प्टी वेसल होता है विद बेस लाइक अ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज गिवन बाय n1 इक्वल्स टू v/4l. v/4l है, क्योंकि जो क्लोज्ड वेसल है एम्प्टी वेसल उसको हमने फिर कंसीडर किया है कि अगर उसका बेस क्लोज ऑर्गन की पाइप की तरह है तो उसकी हमारे पास फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो n1 जो होगी वो v/4l होगी. अब l जो हमारे पास लेंथ है पाइप की या हाइट ऑफ पाइप, तो यहाँ से हम पता चलता है कि जो n1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू l है. n1 inversely proportion to 1/l है. When empty vessel is filled with water, the length of air column in L and the pipe decrease and therefore fundamental frequency N1 increase as the length of air column and the fundamental frequency are inversely proportional to each other. अब हमारे पास रिलेशन से क्योंकि हमारे पास जाहिर हो रहा है कि जो लेंथ है L और जो ये हमारे पास N है, ये N ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है L लेंथ के.
तो जो एम्प्टी वेसल फील्ड विद वाटर करेंगे, जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी, लेंथ जो होगी एयर कॉलम जो है हमारे पास वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ हमारे पास फिर क्या होगा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N1 वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। अब क्योंकि पहले एम्प्टी था वेसल, वाटर से हमने भर लिया, फिल कर लिया, तो हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास एयर कॉलम की जो लेंथ है वो L डिक्रीज कर जाएगी। सो ये दोनों हमारे पास क्योंकि रिवर्स रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में है। यहां से हमारे पास अगर हम एक की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी की हमारे पास डिक्रीज होगी, एन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एल है। जब हमारे पास डिक्रीज होगा, लेंथ एयर कॉलम की डिक्रीज होगी, तो N1 जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से हमारे पास फिर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या है, ए इंक्रीज। तो ऑप्शन ए हमारे पास फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है कि इंक्रीज। हमारे पास ये एक डिक्रीज करने से दूसरी हमारे पास फिर क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टाइटल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स दैट प्रोड्यूस जारिंग इफेक्ट ऑन द एयर। ऑप्शन ए हमारे पास नॉइस है, बी हमारे पास मेलोडी है, सी हार्मनी है और डी डिस्कॉर्ड है। जो जारिंग इफेक्ट है, टाइटल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स के लिए जो जारिंग इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्कॉर्ड कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नोट दैट प्रोड्यूस जारिंग इफेक्ट ऑन द एयर इज कॉल्ड डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड इज लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन नोट्स साउंडिंग टुगेदर। जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास इफेक्ट होता है नोट्स का, जब वो कंबाइन होते हैं और जारिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन एयर पे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कार्ड कहते हैं। जो डिस्कार्ड हमने डिफिनीशन भी नीचे की है, एक्चुअली लेक ऑफ हार्मनी बिटवीन नोट्स होता है जो साउंडिंग टुगेदर, डिफरेंट नोट्स जो साउंड टुगेदर करते हैं उनमें हार्मनी नहीं होती, तो तब वो डिस्कार्ड कहलाते हैं। दूसरी चीज हमारे पास इधर नॉइस है। नॉइस हमारे पास जो जर्नल हम साउंड में बयान करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जारिंग इफेक्ट या अनप्लीजिंग इफेक्ट हमारे पास जो एयर पे होता है वो हमारे पास नॉइस है। और डिस्कार्ड जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जब जारिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 65। मोस्टली ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेस देन। तो जो साउंड इंटेंसिटी की जो लेवल है, जो ह्यूमन फैंटेस जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल -12 से है, इससे इंटेंसिटी हमारे पास साउंड की अगर लेस हो, ये फैंटेस साउंड इंटेंसिटी लेवल है, इससे अगर हमारे पास लेस हो तो वो हमारा ह्यूमन एयर के उसको हेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 66। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड इन हॉल। जो साउंड इन हॉल में जो साउंड की परसिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, कॉस्टिक्स कहते हैं, सिम्फोनी कहते हैं और रिवर्बरेशन। तो जो हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन हॉल होती है इसको हम फिर क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 67। विच इफेक्ट प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड इन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स में जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड कौन से इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, कौन सा इफेक्ट। तो हमारे पास क्या है, पायरो इलेक्ट्रिक है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हॉल इफेक्ट है या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है। तो जो हमारे पास क्वार्ट्स में होता है उसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्वार्ट्स क्रिस्टल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पाइजो इलेक्ट्रिक material if one apply a stress, these material produce electricity due to change in polarization. जो क्वार्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस करता है इफेक्ट, जब हम उस पर मटेरियल पे, ऐसे मटेरियल पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो पोलराइजेशन चेंज हो जाती है उनकी। तो यहां से हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सच मटेरियल प्रोड्यूस स्ट्रेस इफ दिस मटेरियल केप्ट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फील्ड वेरीज विद द टाइम। सच मटेरियल कैन बी यूज्ड एज मैकेनिकल वेव जनरेटर। हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास फिर करेक्ट बनता है कि कौन सा इफेक्ट जो है अल्ट्रासाउंड क्वार्ट्स में प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास है पाइजो इलेक्ट्रिक। और ये हमारे पास क्योंकि जब हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं पोलराइजेशन चेंज होती है तो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास वो क्या है, crystal of materials such as quartz vibrate very first when electricity is passed through them, an effect called piezoelectricity. जब भी हमारे पास क्रिस्टल
जैसे क्वार्ट्स है उसमें से हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसे इफेक्ट को फिर हम क्या कहते हैं क्रिस्टल में पाइजो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। As they vibrate, they manipulate the air around them and the fluids they come in contact with, producing ultrasound waves. So इसकी वजह से जो इनके अराउंड एयर होती है उसको ये मैनिपुलेट करते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं, और जो भी आप फ्लूइड इनके बीच में आता है, इनके साथ कांटेक्ट में आता है सिचुएशन में, तो इस वजह से फिर ये क्या करते हैं, साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। सो जो हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है कौन से इफेक्ट की वजह से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास फिर ऑप्शन बी है कि पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। सो जो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 68, विच फ्रेज इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ओरिजिनल साउंड के लिए हम रिप्रोडक्शन के लिए हम कौन सी चीज को यूज करते हैं, कौन से टर्म यूज करते हैं? ए ऑप्शन है लॉयल्टी, डी है ओबेडियंस, सी है फिडेलिटी और डी है कन्फर्मेलिटी। सो जो ओरिजिनल रिप्रोडक्शन ऑफ हमारे पास ओरिजिनल साउंड है उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो हमारे पास है फिडेलिटी। ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 69, which analysis is employed to convert a complex sound into notes? फॉरियर थ्योरम है, मिलिनमन थ्योरम है, लेसजोस थ्योरम है और डिमॉर्गन्स लॉ है। वो हमारे पास कह रहा है कि कौन सा जो है हमारे पास एनालिसिस यूज होता है, कौन सा थ्योरम यूज होता है, कौन सा प्रोसेस हमारे पास यूज होता है जो कि कन्वर्ट करता है कम्प्लेक्स साउंड्स को नोट्स में। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो फोरियर थ्योरम है यही हमारे पास यूज होता है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टूल इज यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू नोट्स। सो फोरियर थ्योरम जो है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स साउंड को नोट्स में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 70, विच लॉ स्टेट्स दैट अ म्यूजिकल साउंड इज परसीव्ड by the air as a set of number of constituent pure harmonic notes। कौन सा लॉ हमारे पास ये स्टेट करता है कि जो म्यूजिकल साउंड हमारे एयर को परसीव्ड होते हैं, इन डिडक्ट होते हैं हमारे एयर से, एज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ, वो कैसे डिडक्ट होते हैं, कंस्टिट्यूट यानी हमारे पास प्योर हार्मोनिक नोट्स की फॉर्म में हमारे पास वो रिसीव्ड होते हैं, परसीव्ड होते हैं। तो वो कौन सी लॉ की स्टेटमेंट है? तो पहला हमारे पास किरचॉफ लॉ है, ओम्स एकॉस्टिक लॉ है, फैराडे लॉ है और ओपेंसन लॉ है। तो हमारे पास ये जो है होम ओकेस्टिक लॉ है। ओकेस्टिक लॉ जो हमारे पास, देखो ओकेस्टिक भी आ रहा है, नाम में ही जाहिर है साउंड से रिलेटेड है। सो होम ओकेस्टिक लॉ समटाइम्स कॉल्ड acoustic phase law or simple Ohm's law state that the musical sound and the perceived is perceived by air as a set of number of constituent pure harmonic notes tunes. The law was proposed by the physicist George Ohm in 1843। So ये हमारे पास जो प्योर हार्मोनिक टून्स की फॉर्म में हमारे पास स्टेट करता है कि हमारे पास एयर में परसीव्ड होते हैं, ये हमारे पास ओम्स एकॉस्टिक्स लॉ ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एज डैश देन दैट ऑफ एयर। कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हमारे पास एयर के मुकाबले में कैसी है, लेस है, ग्रेटर है, अनचेंज है, जो भी है। तो हमारे पास क्या है, जो अब देखो हमारे पास जो साउंड पहले हमारे पास सॉलिड आते हैं, फिर लिक्विड है और फिर एयर, ये गैसेस है। तो जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उसमें हमारे पास जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उसमें जो वाइब्रेशन होगी वो बहुत जल्दी दूसरे एटम तक ट्रांसफर हो जाती है जल्दी। फिर हमारे पास वाटर है और वाटर में हमारे पास थोड़ा डिस्टेंस होता है एटम्स की मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर एटम्स के दरमियान। तो हमारे पास थोड़ा टाइम लगता है एक वाइब्रेशन को एक मॉलिक्यूल से एटम से ट्रांसफर होने में। सिमिलरली एयर में जो या गैसेस भी हमारे पास रैंडम मोशन होती है, बहुत डिस्टेंस होता है दरमियान में, सो उसमें फिर ज्यादा टाइम लगता है वाइब्रेशन को ट्रांसफर होने में। सो हमारे पास वाटर के मुकाबले में एयर है। सो वाटर में हमारे पास एज कम्पेयर टू एयर मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं। सो जो वेलोसिटी होगी यानी साउंड जो उसमें ट्रेवल करेगी वो हमारे पास फिर ज्यादा होगी। और अगर ये हमारे पास सॉलिड कंपेयर टू वाटर होता तो हमारे पास सॉलिड में वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, एटम्स क्लोज होते हैं, वाइब्रेशन बहुत जल्दी दूसरे एटम तक पहुंच जाती है। सो हमारे पास इसमें फिर क्या आएगा कि वाटर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर है वो हमारे पास फिर क्या है, ग्रेटर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी ग्रेटर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 72, द बीट फ्रीक्वेंसी इज डैश ऑफ टू फ्रीक्वेंसी।
ये हम बीट की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो बीट होती है हमारे पास, बीट जो है वो दो फ्रिक्वेंसीज का स्लाइटली डिफरेंस होता है। सो बीट हमारे पास इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन जो हमारे पास है सी करेक्ट है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट 73, which effect explains the frequency shift that occurs when there is motion of sound or listener or both relative to the medium? कौन सा हमारे पास जो है एक्सप्लेन करता है इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है वो हमारे पास तब हमारे पास अकर करता है जब लिसनर या यानी मीडियम लिसनर या बोथ जो हमारे पास एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो। तो ऐसे हमारे पास जो इफेक्ट है वो डॉपलर इफेक्ट एक हमारे पास है, वो हमें ये बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो तब होता है मोशन ऑफ साउंड में जब लिसनर या हमारे पास मीडियम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो। सो यहां से हम डॉपलर इफेक्ट डिस्क्राइब द चेंज इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेव सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान सो यानी ऑब्जर्वर या लिसनर और सोर्स जो होता है दोनों रिलेटिव मोशन में है, बोथ रिलेटिव टू द मीडियम हो तब हमारे पास शिफ्ट होता है फ्रीक्वेंसी का। सो ऑप्शन हमारे पास जो बी है डॉपलर इफेक्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 74 है हमारे पास, बिसाइड साउंड डॉपलर इफेक्ट अकर्स फॉर लाइट, रेडियो वेव्स, बोथ ए बी, नन ऑफ दीज। सो जो डॉपलर इफेक्ट है occurs not only for sound but for any wave when there is a relative motion between the observer and the source. So जो डॉपलर इफेक्ट है वो हमारे पास सिर्फ साउंड वगैरह के लिए नहीं है, बस ऐसी जब हमारे पास रिलेटिव सोर्स हो बिटवीन ऑब्जर्वर मोशन में और सोर्स के दरमियान, तो इसमें हमारे पास डॉपलर इफेक्ट अकर करता है। डॉपलर शिफ्ट अकर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट एंड वाटर वेव्स फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिर ऑप्शन बोथ बनती है ए एंड बी। तो जो ऑप्शन यानी डॉपलर इफेक्ट हमारे पास इन दोनों के लिए हमारे पास अकर करता है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल वेव? एक्सरे है, रेडियो वेव्स है, लाइट है और साउंड है। तो इसमें जो मैकेनिकल वेव्स है मीडियम डिपेंडेंट वो हमारे पास है रेडियो वेव्स है। इसके अलावा जो दूसरे हैं एक्सरे, रेडियो वेव या लाइट, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है साउंड वेव्स, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आता है, तो ये हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 76 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन एयर टेम्परेचर? एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी। तो as the waves transmitted from one medium to another, the speed and the wavelength can be altered, यानी हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ सिर्फ चेंज हो सकती है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास चेंज नहीं हो सकती। सो जो साउंड वेव्स है जो कि टेम्परेचर के एयर में अगर चेंज हो तो उससे इफेक्ट नहीं होती, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 77, a source of sound moves away with the velocity of sound from a stationary observer. The frequency of sound heard by the observer. जो हमारे पास साउंड सोर्स है वो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी फॉर्म में से अवे मूव कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या वो हमारे पास सेम होगी, डबल्ड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी? तो डॉपलर इफेक्ट का हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे कि हमारे पास इसमें क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। जो v है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वी एस इज इक्वल टू वी एस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v हमारे पास ऑब्जर्वर की है, वी एस इक्वल टू वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। सो एफ इक्वल टू वी और टू वी एंड टू एफ नॉट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है, तो v और v कैंसिल हो जाएंगे तो एफ नॉट और टू। सो हमारे पास जब हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा और जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव करेगा अवे, यानी उससे दूर जाएगा ऑब्जर्वर से, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो फिर हाफ हो जाएगी, आधी रह जाएगी। सो ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 78, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर द apparent pitch will इंक्रीज, डिक्रीज, बी जीरो और बी इनफाइनाइट। सो जब हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से
अवे मूव कर रहे हैं तो जो अपेरेंट पिच होगी यानी कि हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या करेगी, क्या उस पर असर इफेक्ट होगा। सो डॉपलर इफेक्ट हमारे पास ये स्टेट करता है कि जब सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर आर रिलेटिव अप्रोचिंग टूवर्ड ईच अदर, यानी जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपेरेंट पिच है वो हमारे पास साउंड की जो है वो इंक्रीज करती है एंड डिक्रीजिंग व्हेन दे सेपरेटिंग। जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जो अपेरेंट पिच है या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इंक्रीज करती है, और जब हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपेरेंट पिच वो डिक्रीज करते हैं। सो अप्लाइंग दिस नॉलेज, इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। सो क्योंकि हमारे पास गिवन सिचुएशन में गिवन क्वेश्चन में ऑब्जर्वर और सोर्स अवे मूव कर रहे हैं एक दूसरे से सोर्स, तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो अपेरेंट पिच है या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है कि एफ अपेरेंट इक्वल्स टू एफ रियल मल्टीप्लाई वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस प्लस वी एस, यानी जब हमारे प्लस एक दूसरे की तरफ आएंगे अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर होंगे तो v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस वी एस होंगे, और जब अवे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। सो v इज द स्पीड ऑफ साउंड, v नॉट इज द ऑब्जर्वर और वी एस जो है सोर्स का स्पीड है। सो ये हमारे पास जो डिक्रीज करते हैं इससे हमें पता चलता है अवे जा रहे हैं। सो ऑप्शन हमारे पास जो b है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 79, when wind blows in the opposite direction in which the sound travels the sound velocity will, कि जब हमारे पास जो साउंड की डायरेक्शन होगी ट्रेवल की साउंड वेव की उसी सेप में हमारे पास हवा भी चले तो जो हमारे पास साउंड वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा। तो जब हमारे पास एज द विंड, if the wind is blowing in the same direction as the sound then the resultant velocity of the sound is given by the sum of the original velocity and its that of the wind। तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी साउंड की, ओरिजिनल वेलोसिटी जो वेव की होगी प्लस जो हमारे पास एयर की जो वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में, इन दोनों का सम होगी। सम यानी हमारे पास फिर क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर जाएंगे अगर सेम उसमें है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिजल्टेड वेलोसिटी इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू व्हेन द विंड इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द साउंड। If the wind is in the direction inclined to the sound, then the component of the velocity of the wind, which is in the or opposite to direction of the sound, should be added or subtracted respectively। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास when sound waves blows opposite direction in the sound travels, जब हमारे पास opposite, अब देखो यहाँ हमारे पास opposite के लिए कहा गया है, सेम के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे। कौन सी कितनी वेलोसिटी होगी, जो साउंड वेव की ओरिजिनल वेलोसिटी होगी प्लस वेलोसिटी ऑफ द विंड, सम करेंगे जब ये सेम डायरेक्शन में होंगी। सेम डायरेक्शन में सम यानी इंक्रीज करेगी, अपोजिट में क्या करेगी, विंड ब्लोज इन दिस अपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी सब्सट्रैक्ट होगी एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या है कि हमारे पास डिक्रीज करेगी, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है। दूसरी, दिस शो दैट इफ द विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट द साउंड प्रोपोगेशन, साउंड की मूवमेंट यानी प्रोपोगेशन जिस साइड पे वो ट्रेवल कर रही है सेम है, देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीज, और नोट करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो कि पहले ये कहा गया है। अपोजिट के लिए डिक्रीज करेगी और यानी दोनों वेलोसिटीज प्लस हो जाएगी, और जो अपोजिट के लिए है सेम के लिए प्लस कर जाएंगी, सम कर जाएगी, और अपोजिट के लिए सब्सट्रैक्ट कर जाएंगी यानी माइनस में चली जाएगी, डिक्रीज चली जाएगी। सो जो अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्शन ए हमारे पास फिर करेक्ट बनता है कि अपोजिट के लिए हमारे पास डिक्रीज करेगी, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 80, when the prong of a tuning fork is loaded with wax its frequency is। जब हमारे पास जो प्रोंग्स है हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क का, वो जब वैक्स से लोड करेगा तो क्या फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। As we know that the natural frequency is proportional to square root of km, जो f है वो हमारे पास proportional है स्क्वायर रूट sk और t स्क्वायर रूट of km है। ठीक है, सो अगर हम ये फार्मूले को देखें तो हमें पता चलता है कि इंक्रीजिंग मैस, यानी जब हम वैक्स लगाएंगे तो मैस इंक्रीज कर जाएगा विदाउट एडिंग मच स्टिफनेस, रिजल्ट इन लोअर फ्रीक्वेंसी।
स्टिफनेस अगर ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। द स्टिफनेस ऑफ द फोर्क, thus the denominator rises more than the numerator and hence result in lower frequency. So denominator जो है हमारे पास केक जो है स्प्रिंग स्टिफनेस जो है वो हमारे पास क्या है, लेस हो जाएगी, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी m की। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन में है, सॉरी इनवर्स रिलेशन में है मेस के, तो मेस ज्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, कम कर जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास फिर क्या है, बी ऑप्शन डिक्रीज करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 81 है हमारे पास नेक्स्ट, हु डिवॉल्व ग्रामोफोन इन 1877। सो जो ग्रामोफोन 1877 में ये हमारे पास थॉमसन एडिसन ने डिवेल्प किया था। जो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 82, व्हाट इज द लीनियर सक्सेशन ऑफ म्यूजिकल टोन्स दैट परसीव्ड एज अ रिंग इंटेंसिटी। तो हमारे पास क्या है, लीनियर सक्सेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स को हम क्या कहते हैं, हार्मनी, नॉइस, मेलोडी और म्यूजिक। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जो परसीव्ड एज अ रिंग होती है इसको मेलोडी कहते हैं। मेलोडी इज टाइमली अरेंज लीनियर सीक्वेंस ऑफ पिच्ड साउंड दैट द लिसनर परसीव्ड एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो सिंगल एंटिटी के तौर पे जब जो परसीव करता है लिसनर, तो वो हमारे पास सक्सेशन, लीनियर सक्सेशन होती है, सीक्वेंस होती है, तो उसको हम मेलोडी कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर हाउ लॉन्ग द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन। कितना टाइम के लिए हमारे पास, कितना टाइम लेता है कि हमारे पास जो साउंड की है सेंसेशन हमारे पास जो ब्रेन है उसको परसिस्ट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। 0.4, 0.1 सेकेंड, 0.3 है, 0.2 है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कि जो कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड लेता है हमारा ब्रेन साउंड को, सेंसेशन ऑफ साउंड को परसिस्ट करने में। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 84 है हमारे पास, which of the following is the conical board transposing musical instrument that a member of the woodwind family? टेलीफोन है, ग्रामोफोन है, सैक्सोफोन है और सेलफोन है। सो ये हमारे पास जो कॉनिकल बोर्ड ट्रांसपोर्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी वुड विंड फैमिली से है, वो हमारे पास ऑप्शन सी है इसमें, यानी सैक्सोफोन है हमारे पास, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 85 है, what is the sound recording device used for recording speech for letter playback or to be typed into print? सैक्सोफोन है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है, डेक्टाफोन है। सो जो हमारे पास साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस होती थी रिकॉर्डिंग स्पीच के लिए या प्लेबैक के लिए और टाइप इनटू प्रिंट, वो हमारे पास है डेक्टाफोन, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 86, ड्यू टू विच रीजन इकोज अराइज। इको हमारे पास किस वजह से प्रोड्यूस होती है, किस फिनोमिना की वजह से, तो वो हमारे पास जो इकोज है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। जब हमारा साउंड हमारे पास किसी हर्ड रिजिड प्लेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो वो इको कहलाता है, इको के फॉर्म में आता है हमारे पास। सो जो हमारे पास फिनोमिना है इको प्रोड्यूस करने की है वो रिफ्लेक्शन है। तो हमारे पास एक खास डिस्टेंस से जब हम बोलते हैं और हमारा आवाज रेडिएट प्लेस से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो हमारे पास इको प्रोड्यूस है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 87 है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दैट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल वर्क। सो जो सीक्वेंस ऑफ नोट्स है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमारे पास कौन सा स्केल के थ्रू होता है, ब्यूफोर्ड स्केल है, रिचर स्केल है, न्यूटन स्केल है और म्यूजिकल स्केल। तो जो हमारे पास होता है कि स्केल इज द सीक्वेंस ऑफ नोट्स नोन एज डिग्रीज दैट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर अ पीस ऑफ म्यूजिक, द इंटरवल्स बिटवीन द नोट्स फॉलो सेट पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्केल। सो ये हमारे पास क्योंकि म्यूजिकल वर्क के लिए है तो इसको हम फिर म्यूजिकल स्केल कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो है डी करेक्ट है इसमें, म्यूजिकल स्केल। नेक्स्ट हमारे पास है 88, विच टू प्रोंग मेटल डिवाइस विच स्ट्रक प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ कांस्टेंट पिच। सो जो कांस्टेंट पिच टू प्रोंग्स है वो हमारे पास एक ही चीज है, ट्यूनिंग फोर्क के टू प्रोंग्स होते हैं, जो कि हमारे पास
कांस्टेंट पिच को प्रोड्यूस करते हैं साउंड के। सो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ट्यूनिंग फोक, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 89, on which parameter the path difference between two interfering waves depend upon। सो जो पाथ डिफरेंस है दो इंटरफेयरिंग वेव्स के दरमियान, वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, पिच, इंटेंसिटी और फेस एंगल पे। सो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है पाथ फेस एंगल पे, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी बनता है, फेस एंगल पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 90 है, टू व्हाट फॉर्म ऑफ वेव्स द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस अप्लाइज। जो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस है वो कौन सी वेव्स के लिए अप्लाई करता है, यानी कौन सी वेव्स जो है हमारे पास इंटरफेरेंस के फिनोमिना को शो करती है। तो ऑल टाइप अबाउट टाइप्स जो है वो हमारे पास वेव्स वो शो करती है, यानी जो इंटरफेरेंस होता है ऑल काइंड ऑफ वेव्स पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द फेसेस ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स। इंटरफेरेंस इन लॉन्गिट्यूडल वेव्स अकर इन साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडल वेव्स में जो साउंड वेव्स आती हैं। इंटरफेरेंस ट्रांसफर्स मैकेनिकल वेव्स अकर इन वाटर रिपल। इंटरफेरेंस एंड ट्रांसफर्स नॉन मैकेनिकल वेव्स अकर्स इन लाइट। यानी जो ऑल टाइप ऑफ वेव्स है इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस के फिनोमेना अकर करता है और डिपेंड करता है ऑन द फेसेस ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स। सो ऑल ऑफ अबाव इसमें हमारे पास साइनसॉइडल में भी होता है, स्क्वायर में भी, ट्रायंगुलर में भी। तो ये ऑल ऑफ अबाव जो है, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है इसमें, ये हमारे पास करेक्ट बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन इलास्टिक वेव्स। तो लाइट वेव्स है, रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, साउंड वेव्स। तो इलास्टिक वेव्स हमारे पास क्या है, इलास्टिक वेव मोशन इन मीडियम इन विच व्हेन पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड। मीडियम में ऐसे मोशन को जब हम हमारे पास पार्टिकल को हम चेंज करते हैं जगह या डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास प्रपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के, जो कि एक्ट करती है पार्टिकल पे टू रिस्टोर देम इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। क्योंकि हमने पार्टिकल को चेंज किया होता है, डिस्प्लेस किया होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होती है और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के, और वो फोर्स फिर क्या करती है, पार्टिकल को ओरिजिनल पोजीशन में लाती है। तो इस ऐसी वेव्स को हम फिर क्या कहते हैं, इलास्टिक वेव्स। और ये हमारे पास जो साउंड वेव्स है वो हमारे पास इलास्टिक वेव्स है इसमें। तो ऑप्शन हमारे पास जो क्या है, डी ऑप्शन, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 92, व्हेन टू आइडेंटिकल और प्रोग्रेसिव वेव्स और सुपर इम्पोज द वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। दो हमारे पास आइडेंटिकल यानी प्रोग्रेसिव वेव्स है, अगर वो आपस में सुपर इम्पोज करें, इन सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करेगी, हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। सो व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स जो हमारे पास ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट विल रिमेन अनचेंज। वेलोसिटी डिपेंड ओनली ऑन द मीडियम। जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, उनके सुपर इम्पोजिशन से कोई मतलब नहीं। सो हमारे पास जो फिर क्या होगा, उनकी वेलोसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी रिमेन अनचेंज्ड। तो जो ऑप्शन हमारे पास डी है, ये फिर हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 93, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और वेवलेंथ। सो जो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड है जो कि एयर में टेम्परेचर के इफेक्ट से चेंज होती है, वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। सो जो ऑप्शन डी हमारे पास है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 94, What is the particle velocity at the nodal points in the stationary waves? स्टेशनरी वेव्स में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की नोडल पॉइंट पे क्या होगी। अब हमारे पास क्योंकि स्टेशनरी वेव्स है तो उसमें हमारे पास क्या है, नोडल पॉइंट की हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि नोडल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो नोड्स वाले पॉइंट्स होते हैं। अब क्योंकि ये स्टेशनरी वेव्स है तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ये हमारे पास इसका नोड्स है, यानी ये वाली जगह, ये हमारे पास नोड्स है, ये नोड है हमारे पास, और ये हमारे पास नोड है। ये हमारे पास एंटी नोड होता है और ये हमारे पास एंटी नोड जो कि हमारे पास वाइब्रेशन में रहते हैं। ये नहीं कि हमारे पास इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, आप उदाहरण हमारे पास ये मोशन करते हैं नोड और एंटी नोड्स के दरम्यान, मगर जो नोड्स होते हैं इसके हमारे पास क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं।
सो जो नोट क्योंकि फिक्स्ड है, स्टेशनरी वेव्स है, तो फिक्स्ड है, तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी में पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी पे क्या होगी, फिर जीरो होगी। सो नोडल वेलोसिटी जो होगी स्टेशनरी वेव्स की वो जीरो होती है, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास नोड के वो फिक्स्ड होते हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 95। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ये नोड्स है, ठीक है, नोड्स है, और एंटी नोड्स और इन स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में दो कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। अब ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, ये नोड है, ये नोड है, और ये वाली जगह भी जो है नोड है। तो और जो एंटी नोड है वो हमारे पास कौन से है, ये वाला एंटी नोड है और ये वाला एंटी नोड है। सो दो कंसेक्यूटिव नोड्स, यानी ये नोड्स, एक ये नोड हो गया और ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नोड्स ये और ये बनते हैं, या ये और ये बनते हैं, ठीक है। ये दोनों बनते हैं, एक कंसेक्यूटिव हमारे पास नोड है एक दूसरे की बार जो है, और दूसरे हमारे पास कंसेक्यूटिव नोड्स ये बनते हैं, और जो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स है वो हमारे पास ये बनते हैं, ये दोनों। सो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। जो अब देखो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो क्या है, पूरा एक वेव जो है हमारे पास लैम्डा होता है, लैम्डा है। अब इसको हमने हाफ किया है, यहाँ देखो कंसेक्यूटिव नोड्स ये पूरे लैम्डा का हाफ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ओवर 2। तो ये कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान लैम्डा ओवर 2। सिमिलरली इस नोड्स के दरमियान और इस नोड्स के दरमियान भी हमारे पास क्या होगा, लैम्डा ओवर 2। अब बात आती है एंटी नोड्स की, तो एंटी नोड्स को अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या है, अब एंटी नोड को देख लें तो एंटी नोड के लिए हमारे पास देखो वही है हमारे पास कि कंप्लीट के लिए हमारे पास पूरा लैम्डा है, लैम्डा आ जाएगा। सो लैम्डे से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहां तक से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक। अब ये देखो अब ये हमने ये हमारे पास क्या था, ये हाफ जो था दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान वो लैम्डा ओवर 2 था। अब लैम्डा ओवर 2 को हमने और हाफ किया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका भी हाफ, यानी लैम्डा ओवर 4, और ये भी लैम्डा ओवर 4, तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा ओवर 2 आ जाएगा। सो दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान हमारे पास कितना होगा, जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, वेवलेंथ होगी वो हमारे पास लैम्डा ओवर 2, जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 96। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द साउंड वेलोसिटी इंक्रीज बाय 61 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिक्रीज बाय 61 पर सेकंड, रिमेन कांस्टेंट और नन ऑफ अबव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी वी ऑफ द साउंड इन एयर at a temperature T degree centigrade is given by Vt equals to V naught plus 0.61 T। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो यूज होता है हमारे लिए। सो हमारे लिए क्या है इसमें कि V naught हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर T कितना गिवन है 1 डिग्री के लिए हमने फाइंड करना है। सो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि V इक्वल टू V naught हमारे पास आ जाएगा 0.61। सो इसको फिर आगे हमारे पास क्लियर हो जाता है यहाँ से हमारे पास कि 1 डिग्री राइज एंड टेम्परेचर के लिए जो हमारे पास इट इज क्लियर दैट फॉर 1 डिग्री rise in increase in temperature velocity increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड और 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास जो फिर ऑप्शन करेक्ट बनता है कि हमारे पास ये इंक्रीज होता है, तो ये हमारे पास फिर ऑप्शन ए है 61 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 97। द साउंड वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर एज कंपेयर टू ड्राई एयर विल बी। जो मॉइस्ट एयर में साउंड की वेलोसिटी है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, तो इसमें कितना फर्क होगा, क्या होगा, कितनी होगी, मोर होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो देखते हैं उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है कि फार्मूला ये है कि हमारे पास के फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय जनरल फार्मूला हमारे पास है v इक्वल्स टू गैमा p डिवाइड बाय d होल अंडर रूट। सो गैमा हमारे पास cp और cv होता है, और p हमारे पास प्रेशर है ये, और ये नीचे हमारे पास जो d है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेंसिटी है।
सो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन दैट ऑफ द डेंसिटी इन द ड्राई एयर। सो जो वाटर वेपर की डेंसिटी होती है ये हमें पता है ये लेस होती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। और इनकी जो रेशो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.62:1 होती है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा इन ह्यूमिड एयर देन ऑफ ड्राई एयर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमारे पास ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन आता है v स्पीड के और हमारे पास डेंसिटी डी की इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी हमारे पास क्या है, जो मॉइस्ट एयर है उसकी लेस है, तो हमारे पास जो v होगी वो हमारे पास फिर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ज्यादा होगी। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो मॉइस्चर कंटेंट in air would be expected to increase the speed of sound slightly because the molecular weight of water vapor is 18 compared to 28.98 for a dry air. Lesser the density of the medium, higher the speed of the sound through it. Hence, speed of sound is inversely proportional to the density of the medium. जैसे कि हमारे पास यहाँ है। सो फिर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है कि स्पीड ऑफ साउंड फिर हमारे पास ह्यूमिड एयर के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि मोर होगा। तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो फिर ऑप्शन ए बनता है हमारे पास, मोर। नेक्स्ट है हमारे पास 98। टू सोर्सेज ऑफ वाटर आर सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन they look like similar, they produce sound of same frequency, they are enacted by the same agent, none of above. So दो साउंड सोर्स के लिए हमारे पास जो जरूरी है, जब वो रेजोनेंस के लिए क्या हमारे पास जरूरी है कि वो हमारे पास तब रेजोनेंस में होंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम होगी। यानी टू साउंड सोर्स ऑफ साउंड आर इन रेजोनेंस व्हेन दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी होंगी तो रेजोनेंस में होंगे। सो हमारे पास प्रोड्यूस हमारे पास क्या होगा, साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास बी है। सो हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। सो दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, और अगर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हो जाती है तो वो हमारे पास फिर बीट बन जाता है। सो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 99। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड, सुपरपोजिशन ऑफ नियरली टू इक्वल फ्रीक्वेंसीज, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नन ऑफ अबव। अब बीट्स जो होते हैं वो हमारे पास रिजल्ट होते हैं, डेफिनेशन से भी हमें पता चलता है कि जो स्लाइटली नियरली इक्वल या स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में हो दो वेव्स की, तब वो जब सुपर इम्पोज करे तो हमारे पास बीट्स का फिनोमेना हमें मिलता है। सो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वली फ्रीक्वेंसी। So beats is the superposition of two waves of nearly equal frequency when the two tones are close in pitch but no identical, and the difference in frequency generates the beating. The volume varies like the tremolo as the sound alternately interfere constructively and destructively. ट्रीमोलो जो हमारे पास इफेक्ट है, ये जैसे हमारे पास गिटार वगैरह या उसकी स्ट्रिंग जो वायलेंटली इसको हम स्ट्रक करते हैं तो ये हमारे पास फिनोमेना प्रोड्यूस होता है ट्रीमोलो का, इसको कहते हैं। सो हमारे पास बीट्स का जो है रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। अगर ये ऑप्शन हमारे पास ना होता इन चारों ऑप्शन में तो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बनता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरलेटिवली इंटरफियरिंग कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी फिर इसमें होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ये है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियर इक्वली फ्रीक्वेंसी। अगर ये ऑप्शन में मौजूद ना होता तो सी ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट होता। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 102 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी differentiates between transverse and longitudinal wave? इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, या नन ऑफ अबव। सो इन दोनों में ट्रांसफर और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इनमें मेन जो डिफरेंस होता है हमारे पास पोलराइजेशन का होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो हमारे पास क्या होती है, पोलराइज्ड नहीं हो सकती। सो
Interference, diffraction, and reflection occur in both transfer and longitudinal waves. Polarization occurs only in transfer waves. So ये transfer waves में हमारे पास polarization का फिनोमेना होता है पर longitudinals में नहीं होता. So इसमें जो हमारे पास फिर ऑप्शन करेक्ट बनता है कि कौन सा डिफरेंशिएट करता है वो हमारे पास है polarization का फिनोमेना. So ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास 101 pulse on the string is inverted when it is reflected from fixed end, free or fixed, none of above. So pulse जो होता है स्ट्रिंग से जब इन्वर्ट होता है कब इन्वर्ट होता है जब ये हमारे पास फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है कि फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट करे तब पल्स हमारे पास क्या होगा, इन्वर्ट होगा. सो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास 102 है अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड व्हाट वुड बी द वेव फ्रंट शेप. कोई भी बॉडी जब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर मूव करे तो जो वेव फ्रंट की जो शेप होगी वो कैसे हमारे पास आएगी, एलिप्टिकल होगी, स्फेरिकल, पैराबोलिकल और कॉनिकल. सो हमारे पास जो व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड v ग्रेटर देन c द वेव फ्रंट्स लेग बिहाइंड द सोर्स, लेग बिहाइंड द सोर्स, वेव फ्रंट लेग बिहाइंड द सोर्स एंड अ कोन शेप्ड रीजन. ठीक है, वो फिर कौन सी शेप बनती है, कोन शेप विद द सोर्स एट द वर्टेक्स. द एज ऑफ द कोन फॉर्म अ सुपरसोनिक, जैसे जो सुपरसोनिक एयर जहाज वगैरह होते हैं, प्लेन्स वगैरह जो होते हैं, फाइटर प्लेन्स, तो उसमें ये फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, ये फ्रंट वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती है, सुपरसोनिक वेव फ्रंट विद एन अनयूजुअल लार्ज एम्पलीट्यूड कॉल्ड अ शॉक वेव. सो इसकी जो हमारे पास जब भी स्पीड ग्रेटर होती है, स्पीड ऑफ बॉडी ग्रेटर हो जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है वो हमारे पास कोन शेप्ड होता है. ठीक है, और जो वेव होती है उसको हम लार्ज एम्पलीट्यूड की होती है और उसको उस वेव को जो प्रोड्यूस होती है उसको हम शॉक वेव कहते हैं. और जो वेव फ्रंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है, वो हमारे पास कोन शेप्ड होती है, यानी कॉनिकल होती है. सो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है. और अगर वेव का पूछा जाए कि कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हो, तो हमारे पास फिर शॉक वेव प्रोड्यूस होती है. सो इसमें ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है 103 स्वीटनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन. जो स्वीटनेस ऑफ साउंड है वो हमारे पास किस चीज पे डिपेंड है, डिपेंडेंस है उसकी एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेलोसिटी पर, पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरिटी. जो स्वीटनेस ऑफ साउंड है वो हमारे पास डिपेंड करता है ऑप्शन डी पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरिटी पे. सो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 104 है द सेम नोट्स बीइंग played on sitar and veena differ in pitch quality, both pitch and quality, neither pitch or neither quality nor quality. So हमारे पास जो दो different notes या दो different sounds के बीच हम जो differentiate करते हैं वो हमारे पास characteristic of sound जो कहलाता है वो हमारे पास quality होता है. So the same note played on the sitar and veena differ in their quality, that is the number of harmonic presence and देयर ऑर्डर एंड रिलेटिव इंटेंसिटी. सो जो ऑप्शन हमारे पास है कि दो डिफरेंट साउंड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं टिम्बर या क्वालिटी से, तो जो ऑप्शन हमारे पास है बी वो हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास 105 when the temperature increases frequency of organ pipe increase decrease remain constant remain same or become zero. so जब हमारे पास frequency of sound हम जानते हैं वो हमारे पास क्या है, म्यू यानी frequency f या म्यू इक्वल्स टू 2l and v. और हमारे पास जो velocity of sound in air वो टेम्परेचर से इसका हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t अंडर रूट है, ये अंडर रूट में है t. So velocity of sound in air increase with increase in temperature and so the frequency also increases. Frequency जिसकी वजह से हमारे पास frequency भी increase करेगी क्योंकि velocity से हमारे पास temperature का जो velocity के साथ direct relation है और velocity का जो है फिर ये हमारे पास v है और इसका हमारे पास फिर ये mu जो है frequency इसके साथ direct relation में है. So हमारे पास जो frequency होगी वो भी हमारे पास increase करेगी. So फिर option हमारे पास इसमें C correct है. नेक्स्ट हमारे पास 106 है एन ऑब्जर्वर एंड साउंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर द पेरेंट पिच विल बी पिच या पेरेंट फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं. तो इस पे हमारे पास क्या असर पड़ेगा. अब हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट है वो कहता है कि जब सोर्स और साउंड हमारे पास ऑब्जर्वर के एंड ऑब्जर्वर
रिलेटिव मोशन में हो, अप्रोचिंग टू ईच अदर, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, यानी एक दूसरे को आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ टूवर्ड ईच अदर हो तो इंक्रीज करती है, अवे फ्रॉम ईच अदर हो यानी सेपरेट कर रहे हैं तो डिक्रीज करती है। सो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, वी एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ रियल मल्टीप्लाई वी माइनस प्लस वी एस डिवाइड बाई वी प्लस वी माइनस वी नॉट। ये वी हमारे पास सोर्स है और वी नॉट साउंड का है, ऑब्जर्वर का है। सो वी इज द स्पीड एंड वी नॉट इज द ऑब्जर्वर, ये हमने बता दिया है। सो हमारे पास प्लस माइनस से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। When the source of sound and the observer are relatively approaching to each other, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो apparent frequency जो होती है वो इंक्रीज करती है, और जब वो अवे और डिक्रीज करती है तब when they are separating। so जब एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं, एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो हमारे पास इंक्रीज करती है, एक दूसरे से दूर जा रहे तो डिक्रीज करती है। so numerator should be more and denominator should be less when apparent frequency is more एंड वाइस वर्सा। जब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मोर होगी हमारे पास फिर क्या होगी, नोमिनेटर हमारे पास मोर होगा, डिनोमिनेटर लेस होगा, और सिमिलरली अपोजिट इसके लिए यही होगा। सो यहाँ हमारे पास जो केस है वो क्या है कि मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मूविंग अवे है यानी फिर क्या करेंगे, अपेरेंट वेच फ्रीक्वेंसी अपेरेंट जो पिच होगा वो हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, फिर सी करेक्ट है कि डिक्रीज। अगर ये हमारे पास क्या होते हैं टूवर्ड ईच अदर होते हैं फिर हमारे पास इंक्रीज का ऑप्शन आता, अब ये अवे है तो हमारे पास सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ये डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 107 है, अ स्टार emitting yellow light start accelerating towards the earth. Its color as seen from the earth will turn gradually red, violet, green or blue. So gradually हमारे पास blue होगा। As the star coming closer to the earth, the frequency of the light increases and the wavelength decrease due to Doppler effect. Doppler effect की वजह से हमारे पास इनके कलर में फर्क आता है कि जब भी कोई स्टार हमारे पास अर्थ की तरफ आ रहा होता है, यानी टूवर्ड अर्थ आ रहा हो, टूवर्ड द ऑब्जर्वर आ रहा हो, तो हमारे पास क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है वो इंक्रीज करती है और वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाती है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। सो हमारे पास जो कलर होगा शुड ग्रेजुअली चेंज टू ब्लू। सो ग्रेजुअली ये हमारे पास ब्लू में चेंज होगा। सो ऑप्शन जो है हमारे पास फिर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ब्लू। नेक्स्ट 108 है, Doppler's principle applies to sound waves, light waves, neither sound nor light or both sound and light. So Doppler effect जो है can be observed to occur when all type of waves. साउंड जो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है वो हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ जो वेव्स होती है उसमें ये कर करता है, मोस्टली नोटेबल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। सो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बोथ है, ऑप्शन डी के बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास हर टाइप्स की वेव में वैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 109, two tuning forks have same natural frequency or one of them is loaded with a wax. When the both forks are sounded together they will produce interference, vibration, resonance or produce beat. अब देखो जब हमने एक ट्यूनिंग फोर्क को लोडेड विद वैक्स किया है तो एक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी। हेयर द बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग वैक्स एंड टू द अननोन ट्यूनिंग फोर्क द बीट produced per second refer to the difference between the frequencies of the two tuning forks. So क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में अब डिफरेंस आ गया, एक ट्यूनिंग फोर्क पे हमने वैक्स कर दिया, लोड कर दिया वैक्स के साथ, तो जिसकी वजह से हमारे पास फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज में इनका डिफरेंस आएगा, और जब स्लाइटली डिफरेंस आए फ्रीक्वेंसी में, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आए तो ऐसे जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास फिर बीट्स का फिनोमेना होता है। सो हमारे पास फिर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रोड्यूस बीट्स। नेक्स्ट हमारे पास 110 है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट, एयर, अमोनिया, वाटर और स्टील। स्टील में हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा। साउंड इज द लैग्निट्यूडल वेव, इट propagates by pushing the material medium particle present. The speed of sound depend upon the density of the medium, density पे depend है, and which is in which it is traveling. The higher the density of the medium, the faster the propagation. Since the density of the speed is highest among all the given option, so speed of
साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। स्टील क्योंकि सॉलिड है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और इसमें जो हमारे पास एटम हो गए वो क्लोजली पैक्ड होगी मॉलिक्यूल्स, तो वाइब्रेशन एक मॉलिक्यूल से एक एटम से जल्दी ट्रांसफर होगा, यानी स्पीड ऑफ साउंड इसमें जल्दी ज्यादा ट्रेवल करेगी और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से भी ये फैक्टर है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इसमें मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें है स्टील। नेक्स्ट ऑप्शन है 111। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1.7 एक्सपोनेंशियल -8। सो हमारे पास इसके लिए फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। फ्रीक्वेंसी हमारे पास अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज लेंगे। वी जो स्पीड है वो हमारे पास 340 है एयर की, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि v इक्वल टू म्यू यानी f मल्टीप्लाई लैम्डा वाले फार्मूले से। सो लैम्डा निकालना है तो v और f आ जाएगा यानी म्यू आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है। सो स्पीड ऑफ साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगी, लैम्डा है वेवलेंथ जो है। सो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 112। ऑन द एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ syllables uttered by a human being per second does not exceed 2, 5, 8 और 11। सो जो इतने हमारे पास कितने syllables से मैक्सिमम होने चाहिए उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन हमारे पास 8 है कि सी 8 से हमारे पास एक्सीड नहीं करने चाहिए, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 113। 3 ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 400, 401 and 402 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पर सेकंड है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। सो हमारे पास 2 हर्ट्ज एंड 1 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर गिविंग 1 बीट्स। बीट्स कैसे? क्योंकि बीट्स हमारे पास स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगी, तो 400 से 401 तक 1 और 401 से 402 तक 2 बीट्स, तो ये 1 और 2। सो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएंगे कि हमारे पास, तो हमारे पास क्योंकि इसमें हमारे पास जो 2 बीट्स 2 हर्ट्ज और 1 जब टुगेदर साउंड करेंगे तो हमारे पास 1 बीट्स प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन हमारे पास इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 114। 56 tuning forks are arranged in a series that each fork gave 4 beats per second with the previous one. The frequency of the last fork is thrice that of the first. What is the frequency in hertz of the last fork? तो ये हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। ट्यूनिंग फोर्क्स हमारे पास कितने हैं? 56 है। नंबर ऑफ बीट्स 4 बीट्स पर सेकंड है। लास्ट फोर्क की जो है हमारे पास हमने देखने हैं कि नंबर ऑफ बीट्स इन ईच सेकंड इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। So the frequency of tuning forks 56 beats multiply 3 and 3 times greater है when n be the frequency of the first beat of the tuning fork. There are 55 difference between a set of 56. सारों के दरमियान जो डिफरेंस आएंगी वो 55 आएंगी। So the difference between two frequencies is 4 hertz, जो कि हमें given है कि 4 beats per second है। Now the difference between 56 hertz 4 and first tuning fork frequency is 3n minus 2 minus n equals to 2n। सो यहाँ से हमारे पास फिर इक्वेशन बन जाएगी कि 3n minus n equals 2n, 2n हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन हमारे पास बन गई है कि 3n minus n, तो ये हमारे पास 55 मल्टीप्लाई 4n जो कि 255 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा वो पर हमारे पास 110 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। सो इस तरह हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। सो 110 हमारे पास जो होगी फ्रीक्वेंसी होगी लास्ट फोर की। ठीक है, सारी हमने चीजें देख ली है कि हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 55 हमारे पास बीट्स बनेंगी। इक्वेशन हमने बना ली तो 110 आएगा हमारे पास ऑप्शन इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 115। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्स इज 256। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फर्स्ट हार्मोनिक? अब जो फर्स्ट हार्मोनिक जो होती है वही हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो 256 है। सो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हमारे पास सेम होगी, यानी 256 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास 116 है, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू a1 sin omega t and y2 इक्वल टू a2 sin omega t plus 5 and phi इक्वल टू 2 pi are superimposed at any point at a particular instant. What is the amplitude of resultant waves? 2 वेव्स हमारे पास गिवन है, इनका हमने फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास y1 हमारे पास a1 cos of theta omega t और y2 इक्वल टू cos
पाई ओवर 2 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू A2 cos इंटू ओमेगा टी माइनस पाई ओवर 2। सेम हमारे पास इसी तरह इसकी कैलकुलेशन है। तो इनका जब हम कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है अंडर रूट में। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा डी वाला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास सेम कैलकुलेशन है दोनों की साइन या कास के लिए। तो ये हमारे पास इसमें जो ऑप्शन डी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सो ये आज का हमारे पास वीडियो थी, आज के हमने सो ये हमारे पास फिर लेक्चर नंबर 5 हो गया। अगर आपको इसके अलावा जो पिछले लेक्चर देखने हो तो उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, वीडियो से मेरी मदद मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए हो तो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, physicsLab02.blogspot.com। इससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF फॉर्म में बहुत जल्द मैं अपलोड कर लूँगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो MCQs का लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।